हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं जेड क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अर्थशास्त्र विषय के भारतीय अर्थव्यवस्था टॉपिक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए लाभदायक है और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? प्रथम प्रश्न। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी होती है। इसी के कारण इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? दोस्तों, भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 में की गई थी और यह 1951 से 1956 के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी और यह हेरा डोमर मॉडल पर आधारित थी जिसने मुख्य रूप से कृषि पर कार्य किया था। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न, तो देखते हैं तीसरा प्रश्न, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में की गई थी और इसका उद्देश्य पंचवर्षीय योजना बनाना था। इसे 2015 में नीति आयोग से बदल दिया गया था और यह पहले योजना आयोग था और इसे 2015 में नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया था। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न, भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है? दोस्तों, भारत की जो जीडीपी होती है उसकी गणना कौन करता है? तो यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है या उसके द्वारा की जाती है। तो जीडीपी जो गणना का कार्य है वह सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस करता था पहले और अब वर्तमान में एनएसओ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा किया जाता है भारतीय जीडीपी की गणना। इसके बाद दोस्तों पांचवा प्रश्न, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, जो जीडीपी होती है उसका पूर्ण रूप है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता है और जीडीपी किसी देश में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को दर्शाता है। दोस्तों, जो अंतिम कुल मूल्य होता है उसे दर्शाता है। इसके बाद छठा प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों, जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई उसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है वह 1 अप्रैल 1935 में की गई थी और इसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट किससे संबंधित है? दोस्तों, रेपो रेट किससे संबंधित है? तो यह बैंक ऋण से संबंधित होता है। रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है, यानी छोटे समय के लिए जो बैंक ऋण प्रदान करती है वह रेपो रेट कहलाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां प्रश्न, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? दोस्तों, जो भारत में मुद्रा आपूर्ति है उसको भारतीय रिजर्व बैंक नियंत्रित करता है। सॉल्यूशन के जो आरबीआई मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति, ब्याज दरों और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है। दोस्तों, यानी जो भारत में जो मुद्रा आपूर्ति है उसे पूर्ण रूप से आरबीआई नियंत्रित करता है। इसके बाद नौवां प्रश्न, भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यानी एसबीआई। तो एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक भी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। दोस्तों, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसके बाद 10वां प्रश्न, एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह अक्सर पूछा जाता है। तो एनबीएफसी का पूर्ण रूप है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। दोस्तों, एनबीएफसी वे वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, उन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों 11वां प्रश्न, हरित क्रांति है उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों, हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन में वृद्धि से है और तो हरित क्रांति के कारण भारत में गेहूं और चावल उत्पादन में तेजी आई क्योंकि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पादन में वृद्धि और विकास करना तेजी से। इसके बाद 12वां प्रश्न,
श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों जैसा कि हरित क्रांति के संबंध कृषि से है, उसी प्रकार श्वेत क्रांति के संबंध दुग्ध उत्पादन से होता है। जो भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। दोस्तों जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे उनको दुग्ध उत्पादन यानी श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी कृषि उपज कौन सी है? दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ी कृषि उपज है वह है चावल। भारत में सबसे अधिक उत्पादित खाद्यान्न चावल है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश और पंजाब में उगाया जाता है। दोस्तों सबसे अधिक है जो पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है मुख्य रूप से, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी उगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? दोस्तों भारत में जीएसटी लागू कब हुआ था? तो है 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। जीएसटी का जो उद्देश्य है, जो अवधारणा है, वह जीएसटी है एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर लागू किया गया था। भारत में जो जीएसटी लागू किया गया था कि एक राष्ट्र होगा और एक ही कर होगा। तो 15वां प्रश्न, प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या होगा? दोस्तों प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है आयकर। आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है और इससे सरकार को सीधे भुगतान किया जाता है। इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों 16वां प्रश्न, मुद्रास्फीति किसे दर्शाती है? दोस्तों जो मुद्रास्फीति है उसे वह किसे दर्शाती है? मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है, यानी वस्तु एवं सेवाओं में जैसे ही कीमतों में वृद्धि होती है वह मुद्रास्फीति कहलाती है। तो मुद्रास्फीति के कारण वस्तु और सेवाओं की कीमतें में बढ़ती है, जिसे मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है, उसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में स्थित है। विश्व बैंक विकासशील देशों को वित्तीय सहायता और ऋण प्रदान करता है। यह विश्व बैंक का कार्य है। इसके बाद 18वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में की गई थी। IMF का कार्य सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना और मुद्रा स्थिरता बनाए रखना, इसी का कार्य है। मुद्रा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है इसी का है कार्य होता है। इसके बाद भारत में जो FDI विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कौन नियंत्रित करता है? भारत की जो FDI है यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को कौन नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसे RBI नियंत्रित करता है। FDI भारत की जो आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है और इसे RBI और सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न, मेक इन इंडिया योजना किससे संबंधित है? दोस्तों जो मेक इन इंडिया योजना है वह औद्योगिकीकरण से संबंधित है। इसका उद्देश्य भारत को विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक हब बनाना है। औद्योगिकीकरण का मुख्य उद्देश्य होता है मेक इन इंडिया का। इसके बाद दोस्तों 21 क्वेश्चन, यानी स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू हुई? दोस्तों स्टार्टअप इंडिया योजना 2016 से शुरुआत की गई थी। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य नए व्यवसायों को बढ़ावा देना और उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, यानी जो स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है जो नए व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा देना और उच्च स्तर पर ले जाना। इसकी स्थापना या इस योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जो आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों भारत में जो आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों यहाँ काउंटिंग थोड़ी मिस प्रिंट हो गई है तो इसको इग्नोर करेंगे। देखते हैं प्रश्न, भारत में आयकर अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह 1961 में लागू किया गया था और आयकर अधिनियम 1961 में भारत में जो कराधान की मूल रूपरेखा है उसे प्रदान करता है और व्यक्तियों, कंपनियों तथा अन्य संस्थाओं पर आयकर लगाने के नियम निर्धारित करता है। जो आयकर अधिनियम 1961 लागू किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक जनगणना पहली बार कब हुई थी? जो भारत की आर्थिक जनगणना है दोस्तों वह 1977 में पहली बार की गई थी। भारत में पहली जो आर्थिक जनगणना है 1977 में की गई थी और यह देश में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों से
जुड़े आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया कही गई थी या है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर कौन सा है? भारत में जो सबसे अधिक प्रत्यक्ष कर है दोस्तों वह है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कॉर्पोरेट टैक्स कंपनियों की आय पर लगाया जाता है और यह भारत सरकार के राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो कि बड़ी बड़ी कंपनियों पर लगाया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बजट पेश करने की प्रक्रिया कौन करता है? दोस्तों जो भारत में बजट पेश होता है उसकी प्रक्रिया को कौन प्रारंभ करता है? तो वित्त मंत्री करता है। भारतीय संविधान के अनुसार वित्त मंत्री हर वर्ष 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं और 1-2 दिन भी हो सकता है आगे पीछे, लेकिन 1 फरवरी को करते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो भारत में मुद्रास्फीति मापने को सूचकांक है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग मुद्रास्फीति मापने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों सबसे अधिक दलहन उत्पादन राज्य कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य है जहां चना और तुअर की खेती बड़ी पैमाने पर किया जाता है या पैमाने पर होती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 37। दोस्तों ये काउंटिंग थोड़ी मिस हो गई है, कोई नहीं। भारत में रबी फसल का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों भारत में जो रबी फसल का उदाहरण है वह है गेहूँ। इसके बाद रबी फसलें ठंडे मौसम में उगाई जाती हैं और इनकी बुवाई अक्टूबर-नवंबर में होती है जबकि कटाई मार्च-अप्रैल में की जाती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य है जो देश के कुल दूध उत्पादन में सबसे अधिक योगदान देता है। दोस्तों भारत में सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों भारत में जो नीली क्रांति उसका संबंध मत्स्य उत्पादन या मत्स्य पालन से है। नीली क्रांति मछली उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है और भारत में मत्स्य पालन को बढ़ाने के लिए इसे लागू किया गया था। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक कौन है? दोस्तों हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं जिन्होंने उन्नत कृषि तकनीकों के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने में भी योगदान दिया है। दोस्तों तो हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला औद्योगिक नीति संकल्प कब जारी किया गया था? दोस्तों तो 1948 में किया गया था औद्योगिक नीति का संकल्प। इसके बाद 1948 की जो औद्योगिक नीति में भारत में सरकारी और निजी उद्योगों की भूमिका निर्धारित की गई थी। दोस्तों इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय योजना किससे संबंधित है? यानी UDAY उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना जो बिजली वितरण कंपनियों के सुधार से संबंधित है। तो बिजली वितरण कंपनियों को वित्तीय रूप से जो सक्षम बनाने के लिए शुरू किया गया था उदय योजना, इसे मैं उदय योजना बोलता हूँ। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा निर्यातक या निर्यात उत्पादक कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा निर्यात उत्पादक कौन सा है? तो वह है पेट्रोलियम उत्पाद। भारत में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात करता है जिसमें पेट्रोल और डीजल शामिल किया जाता है या होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? दोस्तों भारतमाला परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करना। भारत में जो माला परियोजना सड़क नेटवर्क के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख योजना है जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास होगा, जिसे भारतमाला परियोजना कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरमाला योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों सागरमाला योजना का संबंध बंदरगाहों के विकास से
है। सागरमाला योजना का उद्देश्य भारत में जो समुद्री बंदरगाहों को आधुनिक बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना सागरमाला योजना का उद्देश्य है या उससे संबंधित है। तो यह बंदरगाहों से संबंधित होता है। इसके बाद RCEP का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन पिछली परीक्षा में पूछा गया था और यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप कहा जाता है। RCEP का पूर्ण रूप होता है। RCEP एक व्यापार समझौता है जिसमें आसियान देशों सहित कई एशियाई देश शामिल हैं, लेकिन भारत ने इससे बाहर रहने के फैसला किया है। तो RCEP का जो संगठन है उसमें भारत, आसियान जो संगठन है तो उसमें भारत नहीं है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? जो ब्रिक्स है उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो दोस्तों उसमें ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। ब्रिक्स 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो वैश्विक आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश कौन सा है? दोस्तों भारत में जो सबसे बड़ा विदेशी निवेशक देश है दोस्तों वह है सिंगापुर। इसके बाद दोस्तों हाल के जो वर्षों में सिंगापुर भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI करने वाला देश है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ई-नाम यानी योजना का उद्देश्य क्या है? तो ई-नाम योजना का उद्देश्य है कृषि उत्पादों का ऑनलाइन व्यापार करना। दोस्तों ई-नाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कृषि उत्पाद बेचने की सुविधा प्रदान करता है। ई-नाम योजना का संबंध नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से है, यानी कृषि उत्पादों को ऑनलाइन व्यापार कराने से है। इसके बाद PM किसान सम्मान निधि योजना का उद्देश्य क्या है? तो किसानों को वित्तीय सहायता देना PM किसान सम्मान योजना का उद्देश्य है। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को जो हर वर्ष 6,000 रुपये की राशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। इसके बाद दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और शायद ये 50 क्वेश्चन नहीं होंगे, ये 40 के समथिंग क्वेश्चन होंगे, यानी 40 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लाभदायक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।